बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम आम तौर पे वीबीटी भी कहते हैं, ये क्या है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहले डिस्कस करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी को। तो ये पहली थ्योरी थी जो किसी कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही थी। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, ये वाहद थ्योरी थी जो पहली थ्योरी आई थी वो कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हुए, वो वीबीटी थी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी डेवलप की थी 1927 में हिटलर और लॉन्डन ने, और इसको 1931 में 1931 में पॉलिंग ने और स्लेटर ने मॉडिफाई किया, इम्प्रूव किया। जब ये मॉडिफाइड फॉर्म में आ गई तो हमारे पास इसके कुछ पोस्टुलेट्स बने, जिनमें कुछ हम डिस्कस करते हैं। अगर वीबीटी को देखा जाए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखा जाए, तो इसके मुताबिक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। किन की ओवरलैपिंग होती है? हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनकी ओवरलैपिंग होती है। तो क्या बनता है हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो इसके नतीजे में सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल बनता है, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड ऑर्बिटल बनेगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में था, जबकि इनकी ओवरलैपिंग के बाद एक ही ऑर्बिटल बना और ये ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन रखता है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो अपोजिट टू ईच अदर होती है। दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ऑर्बिटल में आते हैं उनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब अगर देखें, पहले जो एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल का हिस्सा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल का हिस्सा था, अब जब वो बॉन्ड ऑर्बिटल में आ चुके हैं तो एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये जो एक ही ऑर्बिटल है ये दोनों एटम के लिए कॉमन है, तो इसमें मौजूद जो दो इलेक्ट्रॉन है वो भी दोनों एटम्स के लिए कॉमन हो जाएंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं कंसीडर टू बिलोंग टू बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब दोनों एटम्स के लिए उनको कंसीडर किया जा सकता है, जिसे आम तौर पे हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ से आया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ से, लेकिन जब काउंट करेंगे तो फिर वो दोनों के लिए काउंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होता है हाइड्रोजन का, 1s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है। अब आप देखें इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग के नतीजे में एक ही बॉन्ड ऑर्बिटल बन गया। ये जो बॉन्ड ऑर्बिटल बना है इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन बने हैं ये इस तरफ वाले एटम के लिए और इस तरफ वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, दोनों के लिए कॉमन हो गए हैं क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं। वीबीटी में मजीद डिस्कस करें तो हमें ये जो इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई नजर आते हैं। मतलब एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, और इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन हमें नजर आते हैं, महसूस होते हैं। तो ये हमेशा ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं चूंकि इस एटम की और इस एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं, इस वजह से इन दोनों के दरमियान में मौजूद होंगे। फिर इसके बाद
जो एटम्स को करीब लाने वाली फोर्स होती है वो एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं दो अपोजिट चार्ज रखने वाली स्पीशी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और वो कौन सी है? यहाँ पे एक एटम के न्यूक्लियस की और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है, या इस एटम के न्यूक्लियस की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आती है और ओवरलैपिंग होती है, जिसके नतीजे में बॉन्ड बनता है। ये सारी चीजें कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये सारी चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी एक्सप्लेन कर रही है। अब यहां पे जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है ओवरलैपिंग के ऊपर, कि कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। और आखिरी बात वो ये थी कि एटम्स जो हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती, आइडेंटिटी खराब नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जस्ट उनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि बॉन्ड बना रहे हैं। बाकी पूरे का पूरा एटम एज इट इज रहेगा। तो ये थी वीबीटी के कुछ पोस्टुलेट थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां पे रिजाइड करते हैं, एटम के साथ क्या होता है। तो ये है वीबीटी के पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास, किस तरीके से हम मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को डिस्कस कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चूंकि हमने देखा कि जो वीबीटी में बॉन्डिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन कर रही है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से मिलके म्यूचुअल शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेशन हो रही है, इसी की वजह से हम इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी का नाम भी दे देते हैं। क्योंकि वीबीटी जो बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन दे रही है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मेशन हो रही है, तो इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी भी कह देते हैं। इसमें जैसे पहले भी डिस्कस किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो अपोजिट स्पिन के साथ रिजाइड करेगा, और ये एक नेसेसरी कंडीशन है, एक जरूरी शर्त है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर होने चाहिए बॉन्डिंग के लिए। अगर किसी एटम के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो बॉन्डिंग नहीं कर सकता, ऐसा मानना था वीबीटी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें बॉन्ड्स की तादाद के बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड नंबर जो होगा वो 1 होगा। इट मींस कि वो एक बॉन्ड बना सकता है। किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है, इसका मतलब है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, इसका मतलब है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल जाते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। जैसे फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन है F2 मॉलिक्यूल, तो F2 मॉलिक्यूल में एक फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इस तरह की नजर आएगी, जिसमें वैलेंस शेल में एक 2s2 और 3p है, जिसमें से 2p के ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं
और एक जो है वो हाफ फिल्ड है। इट मींस एक ही ऑर्बिटल ऐसा है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो देखिए यहाँ पे अगर एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से डिजाइन किया जाए तो दूसरे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही है। तो इसमें से देखें जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। वैलेंस शेल में 1 2 तीन पेयर ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे और वो फ्लोरीन के ऊपर एज इट इज लोन पेयर की सूरत में पड़े हुए हैं। ये 3 पेयर लोन पेयर की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऐसा है जो कि बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, जिसके नतीजे में एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अगर इसके बाद ऑक्सीजन की एग्जांपल को देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि p ऑर्बिटल के अंदर 2 ऐसे p ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड हैं और एक p ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब अगर वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल जो स्टार्ट हो रहा है वो 2s 2p ये वाला वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में अगर लोन पेयर की तादाद देखेंगे तो हमें 2 लोन पेयर्स मिलेंगे। ये वाला एक लोन पेयर है और एक ये वाला लोन पेयर जो कि ऑक्सीजन के ऊपर एज इट इज पड़े हुए हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। और इसके बाद 2 ऐसे हमें ऑर्बिटल मिलेंगे जो हाफ फिल्ड है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अगर एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो दूसरे की भी सेम होगी। तो इसमें देखें ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे एक बॉन्ड, ये वाले हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे दूसरा बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि लोन पेयर की सूरत में यहाँ पे पड़े हुए हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर एज इट इज पड़े रहेंगे। अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि वैलेंस शेल में 2s कंप्लीटली फिल्ड है और 2p के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड हैं। इट मींस तीनों ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने की अहलियत रखते हैं। तो एक नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है N2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो 3 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एज इट इज लोन पेयर की सूरत में नाइट्रोजन के ऊपर पड़ा हुआ है। इस तरह यहाँ पे भी एक लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर एज इट इज पड़ा हुआ है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। जी नेक्स्ट बात करते हैं। वीबीटी ने कुछ कंपाउंड्स के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी बॉन्डिंग में जो कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वो चीजें क्या थी आइए देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके अलावा वीबीटी ने ये तो बता दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, लेकिन इस चीज को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होती है, वो किस शेप में एग्जिस्ट करेंगे। वीबीटी ने जस्ट सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड को ही एक्सप्लेन किया, वीबीटी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके अलावा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे H2 पॉजिटिव। हाइड्रोजन की एग्जांपल आगे हमने डिस्कस की है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से आके इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो ये केटाइनिक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये केटाइन किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके अलावा क्यों नोबल गैसेस की नॉन एग्जिस्टेंस है, इस चीज को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। फ्रैक्शनल बॉन्ड्स को वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि बेंजीन में। अब बेंजीन में अगर देखें तो बेंजीन में हमें ये डबल बॉन्ड नजर आता है
ये सिंगल बॉन्ड नजर आता है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब हम इसकी बॉन्ड लेंथ को देखते हैं तो ये इन बिटवीन होती है बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के। जबकि ये जो सिंगल बॉन्ड जाहिरी तौर पे हमें नजर आ रहा है, इसकी भी बॉन्ड लेंथ हमें बताती है कि ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इसकी बॉन्ड लेंथ हमें सिंगल और डबल के इन बिटवीन मिलती है। तो इसी वजह से हम जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरह का होता है, जिसमें हम सर्कल लगा देते हैं। इट मींस कि ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो रेजोनेट कर रहा है, रोटेट करता जा रहा है। तो इसी वजह से ना तो ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड होता है, ना कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम फ्रैक्शनल बॉन्ड कहते हैं। तो वीबीटी ये फ्रैक्शनल बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी हो गई है, तो वो कैसे फॉर्मेशन हुई है इसको भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो वीबीटी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आई जिनको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो थी लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि वीबीटी ने दो किस्म के बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाए। वो कौन कौन से थे? पहला था सिग्मा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, जैसे ये एक साइड है पी की, ये भी एक साइड है पी की, तो इनके साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली वीक होता है एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड चूंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इस वजह से स्ट्रांगली एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। जबकि पाई में पार्शियली ओवरलैपिंग होती है, बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होती है, वीक बॉन्ड बनता है। तो ये पाई वीक क्यों होता है? क्योंकि ये ओवरलैपिंग जो होती है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड से एक ऑर्बिटल के साइड से थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होती है। हमने जैसे डिस्कस किया था कि जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो वो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, जिसके नतीजे में स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। जबकि साइड टू साइड अगर ओवरलैपिंग होगी तो उसके नतीजे में जो ओवरलैपिंग है वो लिटिल बिट होगी, थोड़ी सी होगी, जिसके नतीजे में एक वीक बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इन दोनों में से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। लेकिन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले पाई बॉन्ड बन जाए फिर सिग्मा बॉन्ड बने। तो हमेशा पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड को फॉलो करता है। जी, ये थी वीबीटी की एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जो थ्योरी आई जिसने मॉलिक्यूल्स की शेप को भी एक्सप्लेन किया और किसी हद तक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन किया, और वो थ्योरी क्या थी? वो थी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वीबीटी ने क्या कहा था? वीबीटी ने कहा ऑर्बिटल्स जैसे हैं वैसे के वैसे ही ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने से पहले आपस में इंटरमिक्स होते हैं, मिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि एनर्जी में और शेप में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो जब ऑर्बिटल्स की जितने ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है, पहले उनकी इंटरमिक्सिंग होगी, पहले वो मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद, मिक्स होने से पहले उनकी एनर्जी शेप डिफरेंट होती है, जबकि ऑर्बिटल्स की मिक्स होने के बाद एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाएगी, मतलब वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 3 स्टेप पर होती है। सबसे पहला जो स्टेप है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव करते हैं।
दूसरे नंबर पे जिन ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना होता है उन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल, दो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है तो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स की तादाद भी क्या होगी, दो ही होगी। और तीसरे नंबर पे क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो के नए ऑर्बिटल्स बने हैं वो नए ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, अदर एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है, पहले एक्साइटेशन, फिर हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग, और तीसरे नंबर पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में किस तरह से हो रही है। अगर हम फर्स्ट टाइप हाइब्रिडाइजेशन की देखें तो इसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो इसको नाम दिया गया है ये उन ऑर्बिटल्स की बेस के ऊपर दिया गया है जिनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है। इसके नाम से ही जाहिर है कि इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर s और p की इंटरमिक्सिंग होगी। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसे जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये जो ऑर्बिटल होंगे अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान फासला ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम हो। और दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे किस एंगल पे हो सकते हैं, वो 180 डिग्री पे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम देते हैं। अब जब s और p की इंटरमिक्सिंग हुई है तो नए जो ऑर्बिटल बने हैं वो ना कंप्लीटली s है ना कंप्लीटली p है, बल्कि उसमें 50% s करैक्टर है और 50% जो है वो p करैक्टर है। अब जो नए ऑर्बिटल है ना उसको हम p ऑर्बिटल कह सकते हैं ना s ऑर्बिटल कह सकते हैं, बल्कि अब उसको नाम देंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। क्यों दो बने हैं, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है, एक s की और एक p की। दो की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो दो ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब उनका नाम s या p नहीं होगा बल्कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरा। तो दो ऑर्बिटल जो बन रहे हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर एग्जांपल देखें तो हमें मोस्टली ब्रिलियम के जो कंपाउंड्स हैं उनकी एग्जांपल इसमें नजर आती है। अगर ब्रिलियम की एग्जांपल को देखें तो VBT के मुताबिक ब्रिलियम को कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि VBT ने क्या कहा था, VBT ने कहा कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है इसके टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 1s2 2s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में है। तो इसका मतलब है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जब इसके कंपाउंड्स देखते हैं इसमें हमें नजर आता है कि ब्रिलियम दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ब्रिलियम फ्लोराइड में देखेंगे, हाइड्राइड में देखेंगे, ब्रिलियम क्लोराइड में देखेंगे तो हमें ब्रिलियम दो बॉन्ड बनाता हुआ नजर आता है। इसको एक्सप्लेन किया था हाइब्रिडाइजेशन ने। इसके अलावा कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखता है, वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ब्रिलियम की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ब्रिलियम का 1s2 जो है वो तो इनर शेल है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, तो 2s2 जो ऑर्बिटल है ये पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें देखें इसकी ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रही है उसमें दो इलेक्ट्रॉन 2s में है। इट मींस VBT के मुताबिक इसको बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। जबकि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन की पहले एक्साइटेशन होगी तो
एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाले 2p ऑर्बिटल में जंप कर गया। अब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पहला स्टेप क्या होगा, एक्साइटेशन होगी। दूसरा स्टेप क्या होगा, जिन ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करना है उनकी इंटरमिक्सिंग होगी। तो ये s2s की और एक ऑर्बिटल ऑफ 2p इनकी इंटरमिक्सिंग हुई है, जिससे दो sp ऑर्बिटल बन गए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये किस तरह से ब्रिलियम के ऊपर मौजूद है, यहां पे ब्रिलियम का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, एक ऑर्बिटल ये नजर आ रहा है और एक ऑर्बिटल ये इस तरफ नजर आ रहा है। तो ये अगर इनके दरमियान एंगल देखेंगे 180 का एंगल हमें मिलेगा। अब ये जब पहला काम क्या हुआ एक्साइटेशन, दूसरा काम इंटरमिक्सिंग, ये ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। अब तीसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। अब क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल आएगा, उसकी ओवरलैपिंग होगी, जिसके नतीजे में ब्रिलियम के दो बॉन्ड बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। जी नेक्स्ट बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाहिर है कि इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो इंटरमिक्सिंग होगी वो एक s और दो p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, जिससे तीन नए डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। तो 1s और 2p की मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। ये जो तीन ऑर्बिटल्स बनते हैं इनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। ये तीन ऑर्बिटल्स अपने आप को बिल्कुल इस तरीके से अरेंज करते हैं जैसे पंखे के तीन पर एक दूसरे के साथ अटैच हैं। पंखे के तीन परों के दरमियान अगर एंगल देखा जाए तो वो 120 है, और इनके दरमियान इस पोजीशन में रिपल्शन कम से कम है और जो डिस्टेंस है इनका मैक्सिमम है। अब यहां पे जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं वो ना कंप्लीटली s है ना कंप्लीटली p है, बल्कि अब इनमें परसेंटेज देखेंगे तो s करैक्टर हमें 33% नजर आएगा और p करैक्टर जो है वो 66% ऑलमोस्ट नजर आएगा। अगर इसकी एग्जांपल्स को देखें तो बोरान के कंपाउंड्स हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते नजर आते हैं, और कार्बन के वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो वाले कार्बन के कंपाउंड भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। अगर हम बोरान के कंपाउंड की बात करें तो बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हमें नजर आता है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स के तहत पहले इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होनी है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर एनर्जी में मूव करेगा, फिर उसके बाद जिन ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है उनकी इंटरमिक्सिंग होगी और सेम एनर्जी सेम शेप के नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp2 ऑर्बिटल, दूसरा sp2 ऑर्बिटल और तीसरा sp2 ऑर्बिटल। अब ये अवेलेबल हैं बॉन्डिंग के लिए, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहां पे आके ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर यहां पे ओवरलैपिंग को डिस्कस करें तो यहां पे जो ओवरलैपिंग है वो है sp2s ओवरलैपिंग, sp2s ओवरलैपिंग, sp2s ओवरलैपिंग। तो यहां पे sp2s ओवरलैपिंग 3 दफा हो रही है, जिसके नतीजे में 3 बॉन्ड बन रहे हैं बोरान के इर्द गिर्द, और इनके दरमियान एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री है। इसके बाद बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाहिर है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होनी है वो एक s और 3 p है, और इससे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल नजर आता है वो आता है हमें 109.28 डिग्री, या इसको हम सिंपली 109.5 डिग्री भी कह देते हैं। इसमें जो s और p का करैक्टर हमें नजर आता है वो 25% s करैक्टर और 75% p करैक्टर है।
sp3 की अगर एग्जांपल देखें हमें इथेन, मीथेन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन देखें तो मीथेन में कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें 2s में मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 2p में मिलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जो 2s में है वो पेयर्ड है, जबकि 2p में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हुंड्स रूल के मुताबिक क्या होंगे, सिंगली फिल करेंगे पहले। तो सबसे पहला काम क्या होना है, एक इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है, एक्साइटेशन होनी है, यहां से 2s से एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इन ऑर्बिटल्स की 3 p जो ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल जो है, इन तीनों की इंटरमिक्सिंग होगी जिससे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे और ये हर एक का नाम sp3 ऑर्बिटल है। तो ये टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, इनकी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसी होगी कि अगर हम पंखे के परों को थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ दें, ये पंखे के 3 परों को हमने नीचे की तरफ मोड़ दिया और पंखे का वो रॉड जो उसको छत के साथ अटैच कर रहा है, तो ये जो अरेंजमेंट बनेगी इसको हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहेंगे। तो इस तरीके से 4 जो ऑर्बिटल बनते हैं उनमें sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग से 4 sp3s ओवरलैपिंग से 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए और इनके दरमियान जिस मर्जी बॉन्ड के दरमियान एंगल देख लेंगे वो हमें 109.5 डिग्री ही मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन की। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल की भी इन्वॉल्वमेंट आ गई है। इट मींस एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स की जब इंटरमिक्सिंग होगी तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन, इससे जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जिसमें 4 ऑर्बिटल्स एक स्क्वायर के कॉर्नर्स की तरफ मूव करते हुए हमें नजर आते हैं कि एक जो ऑर्बिटल है एक का स्क्वायर के एक कॉर्नर की तरफ है, दूसरा ऑर्बिटल स्क्वायर के दूसरे कॉर्नर की तरफ, तीसरा तीसरे की तरफ और चौथा चौथे की तरफ। तो इनके दरमियान अगर एक स्क्वायर में जो 4 ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कर रहे हैं उनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमें प्लैटिनम के कंपाउंड्स जो जिनके अराउंड 4 लिगेंड अटैच होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स मोस्टली dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो ये प्लैटिनम की एग्जांपल को देखते हैं। प्लैटिनम जो है वो d8 सिस्टम है, मतलब उसके d में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जब प्लैटिनम न्यूट्रल की बात करेंगे तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिंगली फील्ड होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s में मौजूद होंगे। जब प्लैटिनम +2 की बात करते हैं तो s वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं और जब लिगेंड आता है तो लिगेंड ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है, पीछे की तरफ पुश करके उनको पेयर अप कर देगा और एक d ऑर्बिटल को एम्प्टी कर लेगा। अब यहां पे जो ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, एक d, एक s और यहां से 2p, इन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी जिससे 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। वो 4 ऑर्बिटल अपने आप को स्क्वायर के अंदर उसके कॉर्नर की तरफ अरेंज करेंगे और जिसके नतीजे में 4 ऑर्बिटल बने हैं। अब क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, एक क्लोरीन यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, दूसरा यहां पे, तीसरा और चौथा, और ये क्लोरीन का प्लैटिनम के इर्द गिर्द 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। और ये जो 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इनको ये किसके जरिए बन रहे हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बन रहे हैं, ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बन रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक s, 3p
और एक डी की जब इंटरमिक्सिंग होगी तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और जब इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो इसमें आप ऑर्बिटल्स देखेंगे जो इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 5 होंगे, और वो अपने आप को ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस कर देते हैं। तो इनमें जो बॉन्ड एंगल नजर आता है हमें, जो ट्राइगोन एक बनती है, वो ट्राइगोन में जो बॉन्ड नजर आता है वो 120 डिग्री होता है, और जो बाई पैरामिड एक पैरामिड बना रहे होते हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड एंगल 180 होता है। इसकी एग्जांपल देखें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसकी एग्जांपल है, और इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। तो फास्फोरस की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो 3s2 3p3। इट मींस कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3s में से s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है। 3s और 3p के बाद जो अगला ऑर्बिटल पड़ा होता है वो 3d होता है। तो यहां से s वाले इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप है p में अनपेयर्ड ही होंगे, क्योंकि 3 है तो पहले सिंगली फिल होंगे, तो वो 3 अनपेयर्ड ही पड़े होंगे। s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जो कि d में जाएगा। अब यहां से देखें, एक s 3p और एक d, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है जिससे sp3d 5 ऑर्बिटल बनते हैं। और इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ये देखें ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ये ट्राइगोन कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसके 3 कॉर्नर हों। तो ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3 कॉर्नर वाले स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल या ट्राइगोन कह देते हैं। बाई पैरामिडल, बाई मीन 2, पैरामिड मीन जो ऊपर की तरफ निकली हुई चीज होती है, जैसे पहाड़ है, एहराम मिस्र है, ऊपर की तरफ, उसको पैरामिड बोलते हैं। तो ये जो ट्राइगोन है, ये एक क्लोरीन इसके ऊपर और एक क्लोरीन इसके नीचे, मतलब एक पैरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है और एक पैरामिड नीचे की तरफ बन रहा है। तो आप देखेंगे ये बन गई ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 3 किस्म के बॉन्ड एंगल हमें नजर आते हैं। ये ट्राइगोन जो है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है, जैसे हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा। ये जो बाई पैरामिड है, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। और जो ये पैरामिड का ट्राइगोन के साथ बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हम जो आखिरी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, जो अभी हमने डिस्कस करनी है, वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल्स की जब इंटरमिक्सिंग होती है तो इसके नतीजे में जो ये 6 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो 6 ही नए बनेंगे। और वो कौन से होंगे? sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होती है। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट किसे कहते हैं ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल आता है हमारे पास वो 90 डिग्री होता है। और इसमें एग्जांपल देखेंगे तो SF6 हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किसे कहते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्साइटेशन होनी है। एक्साइटेशन किस किस तरह से होगी। अब यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो उसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप हैं वो 3s में है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 3p में है, बाकी 2 अनपेयर्ड है। अब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एक्साइटेशन होगी 3s और 3p से 3d में। तो ये सिंगली हाफ फील्ड हो जाएंगे सारे के सारे। 3s में भी एक रह जाएगा, 3p के तीनों में एक एक रह जाएगा और 3d के 2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखें, एक s 3p और 2 d ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी जिससे 6 sp3d2 ऑर्बिटल बनेंगे। sp3d2 ऑर्बिटल की तादाद कितनी होगी? 6 होगी और सब में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक होगी।
अब ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर की बात की है, तो ये एक 4 ऑर्बिटल जो है अपने आप को स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज कर लेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 ये एक ही प्लेन में है और स्क्वायर फॉर्म में है, तो इस वजह से इसको स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट हमने कह दिया। और दो जो है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है, अगर हम एक पूरी की पूरी साइड इन दो ऑर्बिटल्स के ऊपर गिराएं, तो ये एक साइड, यहां से दो ऑर्बिटल दूसरी साइड, यहां से दो ऑर्बिटल तीसरी साइड, और पीछे वाले जो दो है उस तरफ से चौथी साइड। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ शेड गिराएं, तो यहां से एक शेड, दूसरी, तीसरी और पीछे चौथी, 4 शेड्स बन जाएंगी। ठीक है, 4 स्लाइड्स बन जाएंगी। तो ये 4 साइड्स बन गई हैं। तो ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल का मतलब साइड। तो ये 8 साइड्स जो हमें बनी नजर, 4 साइड ऊपर वाली साइड पे और इसी तरीके से 4 साइड नीचे वाली साइड पे बनेंगी। तो ये टोटल कुल मिला के 8 साइड वाला स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और फिर इसके बाद फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी, जिसके नतीजे में 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। सल्फर के राउंड 6 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और ये 6 सिग्मा बॉन्ड के जरिए ये जो कंपाउंड बनेगा ये SF6 होगा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू जी।